गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीत कुमार। आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर पे, नए थिंकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के जीवन परिचय या लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो उनके जीवन परिचय या लाइफ के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अनलाइक जो भी है आप ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पर बात। डॉक्टर अंबेडकर की अगर बात करें तो हमें इस बात का पता है कि अगर मान लो भारत के इतिहास की या विश्व के इतिहास की बात करें तो पता है कि जब भी विश्व में कहीं शोषण या अन्याय होता है तो संसार के अंदर कहीं ना कहीं जो शोषित लोग होते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उन लोगों के अधिकार व न्याय दिलवाने में सहायता करने वाले व्यक्तित्व ज़रूर होते हैं। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूर आता है जो उन लोगों के अधिकारों की बात करता है, जो शोषित हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, जो अन्याय जिनके साथ अन्याय हुआ। भारत में भी ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार की दिशा में काम किया, शोषण और अन्याय को ख़त्म करने की दिशा में काम किया, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, जागरूक किया। ऐसे ही महापुरुषों में कुछ महत्वपूर्ण नाम जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ: शंकराचार्य, संत कबीर जी, संत तुकाराम जी, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, गुरु रविदास जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर अंबेडकर आदि ऐसे ही महान व्यक्तित्व, महान विचारधारा वाले पुरुष रहे हैं जिन्होंने समाज के उद्धार एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शोषित और अन्याय को दूर करने में प्रयास किया। तो बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। जीवन परिचय में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमें पता है कि वो एक ऐसी महान और शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार की दिशा में या दलित वर्ग के उत्थान या शोषित वर्ग के उत्थान की दिशा में बहुत अधिक काम किया। तो सबसे पहले है प्रारंभिक जीवन व परिवार। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी नामक जिले में हुआ था। उनके पिताजी सेना में सूबेदार के पद पर आसीन थे। उनकी माता गृहिणी थी और वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु के बाद आरंभ होती है। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने एरिया के गांव के ही विद्यालय में प्रवेश निश्चित किया गया और एक ब्राह्मण मुख्य अध्यापक, उस विद्यालय के मुख्य अध्यापक ब्राह्मण थे, उनके सहयोग से दापोली विश्वविद्यालय में ध्यान से सुनेगा, दापोली विश्वविद्यालय में उनको प्रवेश मिला। लेकिन उनके साथ एक शर्त लगा दी गई कि आप इस दापोली विद्यालय में, नोट विश्वविद्यालय, दापोली विद्यालय या स्कूल में प्रवेश मिला और एक शर्त लगा दी गई कि आप पढ़ते समय सवर्ण
परिवारों के जो बच्चे बैठते हैं उनसे अलग बैठोगे, उनसे दूर बैठोगे, उनके साथ नहीं बैठोगे। और क्योंकि वो कुशागर बुद्धि थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो थोड़े ही समय में उन्होंने स्कूल के अध्यापक या अन्य टीचर्स हैं उनके अंदर अपनी प्रतिभा शो की और उनके साथ उनके अच्छे व्यवहार बन गए। स्कूल के सभी टीचर उनको पसंद करने लगे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्कूल में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उनके पिता ने बड़े ही यत्नों और परिश्रम के साथ उन्हें दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलवाया। उनके दूसरे स्कूल का नाम था एल्फिंस्टन हाई स्कूल। एल्फिंस्टन हाई स्कूल से भी उन्होंने अच्छी श्रेणी में प्रथम श्रेणी में अपने स्कूल की शिक्षा पास की और उसके बाद उनको उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए चिंता सताने लगी। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका जाना चाहते थे, तो उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए बड़ौदा के नरेश के दरबार में पहुंचे। वहाँ से उन्हें 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति और 100 रुपये कॉलेज में दाखिले के लिए देने के लिए नरेश राजी हो गए और उन्हें पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया। भीमराव अंबेडकर जी ने 1913 में बीए की डिग्री पास की और बीए की डिग्री पास करने के बाद परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हो गए, लेकिन बड़ौदा रियासत के अंदर लेफ्टिनेंट बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी व अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। बड़ौदा रियासत के नरेश की सहयोग से वो अमेरिका गए, लेकिन नरेश ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के आने के बाद आप कम से कम 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत में सेवा देंगे। इस शर्त पर वो अमेरिका चले गए। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की और वहाँ पर गहन अध्ययन करने के पश्चात 1915 में ईस्ट इंडिया का प्रशासन एवं वित्त विषय पर अपना एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो वापस भारत आए। भारत आने के बाद बड़ौदा रियासत के अंदर वो 2000 रुपये प्रति महीना की सैलरी पर नौकरी पर काम करने लगे, लेकिन वहाँ पे उनके सहयोगियों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बम्बई के किसी कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर पद पर काम करने लगे। वहाँ पे भी उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाने का सोचा, ब्रिटेन जाने का सोचा और 1920 में कोल्हापुर के महाराजा के आर्थिक सहयोग से लंदन चले गए। वहाँ से उन्होंने पैसे की समस्या पर, रुपए की समस्या पर अपनी रिसर्च की और अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के वहाँ से पूरी कर भारत वापस लौटे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान और उनके लिए काम करने के लिए सोचा और गरीब जनता के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सोचा।
उसके बाद बम्बई विधान परिषद के लिए वो नामांकित हुए। 1925 ईस्वी में बम्बई विधान परिषद के लिए उन्हें मनोनीत किया गया और वहाँ से कहीं ना कहीं वो दलित वर्ग के एक समूह के उत्थान के लिए या दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, वहाँ के कुओं से उनको पानी भरने का अवसर मिले, इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाई। हालांकि वो प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जा सका। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और वहाँ पर दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने मांग रखी। दो बातें रखी। एक, दलितों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाई जाए और दूसरा, विधानसभाओं तथा केंद्रीय परिषद में दलितों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मुसलमानों व सिखों के समान ही अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया। परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन को लंदन में बुलाया गया। महात्मा गांधी जी इस सम्मेलन में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच लंबी बातचीत हुई सम्मेलन से पहले, और अंबेडकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि दलितों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन क्षेत्र और कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होने चाहिए, ऐसी उनकी डिमांड थी। उनकी डिमांड को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दी कि दलितों को पृथक रूप से प्रतिनिधित्व देंगे और चुनावों में खड़े होने का अधिकार प्रदान करेंगे। इस जीत से दलितों के अंदर उनकी ख्याति काफ़ी अधिक बढ़ गई। उसके बाद 1932 में पूना के अंदर कॉन्फ्रेंस से वापस लौटने के बाद पूना पैक्ट 1932 बोला जाता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई। गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत कम्युनल अवार्ड का विरोध किया और जेल में ही अनशन पर बैठ गए। और कुछ साथियों के सहयोग से अंबेडकर जी के समक्ष एक प्रस्ताव आया कि दलितों के लिए केंद्रीय सभा में और विधानसभा में स्थान आरक्षित रखा जाएगा। सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद दिए जाएंगे। छुआछूत को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे और प्रत्येक प्रांत में एजुकेशन और शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जाएंगे। इन सब बातों की सहमति के साथ कम्युनल अवार्ड जो था उसका विरोध करने के लिए सहमत हुए और अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की बात से समझौता हुए। उसके बाद स्वतंत्र मजदूर दल का निर्माण 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक पार्टी का गठन किया, एक दल का गठन किया जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर दल। इस पार्टी ने बम्बई प्रांत की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 15 सीटों पर इन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई और दलित नेता बन करके उभरे और श्रमिक आंदोलनों में उसके बाद भाग लेना आरंभ कर दिया। उसके बाद हरिजन शब्द का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया गया या हरिजन शब्द का जो प्रस्ताव रखा गया कि जो निम्न वर्ग या दलित वर्ग के समुदाय के लोग हैं उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाए, उसका खूब विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस शब्द से पाखंड की बू आती है, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे पाखंड की बू आती हो। इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द प्रयोग करने का कड़ा विरोध किया। उसके बाद 1942 में भीमराव अंबेडकर को वायसराय की परिषद में शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
काफ़ी सारे वायसराय की परिषद के सदस्यों ने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने त्यागपत्र नहीं दिया और वो उस परिषद में अपने काम पर लगे रहे, काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ और एटली के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बनी। एटली ने 1946 में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी और 1946 में एक संविधान सभा के चुनाव करने की बात की। 1946 के जो प्रथम चुनाव हुए उसमें दलितों को पूर्ण समर्थन नहीं मिला या बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से अंबेडकर ने दलितों के लिए कम से कम 2 स्थान आरक्षित करने की मांग की और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई, उस पहली बैठक हुई। उस बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और कुछ समय बाद भीमराव अंबेडकर जी को उस संविधान सभा में अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया और उन्हें भारत के प्रथम विधि मंत्री का पद प्रदान किया गया, प्रथम लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मसौदा समिति के अध्यक्ष, अब क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, काफ़ी सारे काम थे, इसलिए संविधान सभा को 2 प्रकार के काम करने थे। एक सरकार चलाने का प्रशासनिक कार्य और दूसरा राज्य देश के लिए संविधान बनाने का कार्य करना था। संविधान बनाने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति को सौंपा गया और भीमराव अंबेडकर जी को 7 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मसौदा समिति के। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का निर्माण किया गया, जिसे संविधान बनाने का या संविधान का तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। पंडित नेहरू ने भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पकार हैं। यह नया भारतीय संविधान उन्हीं की देन है और इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वह महापुरुष हैं, जब तक भारत का नाम रहेगा, भारत के संविधान के साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा। 1952 के चुनाव में असफलता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1952 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक राजनीतिक पार्टी शुरू की और समाजवादी दल के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन के तहत, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद अब बौद्ध धर्म की दीक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो व्यवहार, असमानता का व्यवहार या शोषण का जो व्यवहार था उससे तंग आ चुके थे, उनका मन विचलित हो चुका था। इसलिए 1956 को उन्होंने चंद्रमणि, एक बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि के सानिध्य में लाखों अपने अनुयायियों के सहित नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। 1956 में ही उनकी मृत्यु होती है। वे शुगर की बीमारी से बीमार थे। 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक पुस्तक लिख रहे थे। उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी भूमिका उन्होंने लिख दी थी, परंतु उसी रात तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रची, जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया।
एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर जी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक या रचना है। तो अंबेडकर जी के बारे में, लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर हमारी बात हुई, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हमारी चर्चा हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इनके राजनीतिक विचारों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।